हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड की होने वाली टी20 सीरीज की। 28 अगस्त को पहला मैच मैनचेस्टर में खेला जाएगा और तीनों मैचेस इसी ग्राउंड में हैं और इस ग्राउंड में पाकिस्तान की काफ़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं। 2016 में पाकिस्तान यहाँ पे एक मैच 9 विकेट से जीता था जो कि बाबर आजम का डेब्यू भी था। इस व्लॉग में मैं बात करूंगा कि इस सीरीज में पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कुछ स्टैट्स और फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा और ख़ास तौर पे रिजवान और सरफराज इन दोनों में से किसको कीपर होना चाहिए इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि सरफराज पाकिस्तान के कैप्टन थे, पाकिस्तान को नंबर 1 पोजीशन पे लेके गए, उसके बाद ड्रॉप हो गए। रिजवान लास्ट 2-3 सीरीज खेले और अब सरफराज की वापसी हुई है टी20 स्क्वाड में। सरफराज पर्सनली मेरी प्लेइंग 11 में हैं और आई थिंक रिजवान से ज़्यादा जो एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है वो सरफराज का है। और सबसे पहले मैं अपनी प्लेइंग 11 डिस्कस करता हूँ और मैं ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर मैंने सरफराज को 8 नंबर के ऊपर क्यों रखा है। सबसे पहले हैदर अली की अगर हम बात करें तो आई थिंक कि वो डिज़र्व करते हैं कि उनको पाकिस्तान की कैप मिले। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खेला था पीएसएल में पेशावर के लिए, उससे पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेले थे और काजन ट्रॉफी में भी उन्होंने सेंचुरीज की थी। तो बहुत एक ब्राइट प्रॉस्पेक्ट हैं और बाबर आजम के साथ उनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। हैदर अली पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, इनिंग्स को बिल्ड भी कर सकते हैं। बाबर जैसा कि हमें पता है कि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है और उसके बाद नंबर 3 के ऊपर मेरी प्लेइंग 11 में मोहम्मद हफीज़ हैं। मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूंगा कि हफीज़ को क्यों जो है वो प्लेइंग 11 में होना चाहिए, क्योंकि आई नो कि हफीज़ और शुएब मलिक को लेके काफ़ी बातें हुई हैं कि आया दो ऐसे प्लेयर्स जो कि तकरीबन 40 साल के होने वाले हैं उनको टीम में होना चाहिए कि नहीं। नंबर 4 के ऊपर इफ्तिखार अहमद, 5 के ऊपर शादाब खान, 6 के ऊपर खुशदिल शाह, 7 के ऊपर इमाद वसीम, 8 के ऊपर सरफराज अहमद, 9 के ऊपर मोहम्मद आमिर, 10 के ऊपर मोहम्मद हसनैन और 11 के ऊपर हारिस रऊफ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सरफराज की। देखिए, सरफराज और रिजवान दोनों ऐसे कीपर्स हैं जो कि बैटिंग में स्ट्रगल करते हैं टी20 क्रिकेट में। पिछले 2 सालों में सरफराज का जो टी20 इंटरनेशनल्स में जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो तकरीबन 115 का है और रिजवान का 100 से भी कम है। तो दोनों ऐसे बैट्समैन हैं जो कि आई थिंक अगर आप उनको 4-5 पे खिलाते हैं तो ये थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं और इससे आपका टीम का कॉम्बिनेशन भी खराब होता है। सिर्फ आपने, अगर आपके पास एक कीपर है, अगर आप उसको फोर्स कर रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में क्योंकि आपने उसकी पोजीशन को जस्टिफाई करना है, तो आई थिंक इससे आपका सारा बैटिंग कॉम्बिनेशन खराब हो सकता है। और टी20 क्रिकेट में क्योंकि सिर्फ 20 ओवर्स होते हैं तो इसके अंदर हम एक आधे प्लेयर को जो है वो थोड़ा हाइड भी कर सकते हैं कि सरफराज अगर 8 पे चले जाएं और सिर्फ तब बैटिंग करने आए जबकि ज़रूरत पड़े, तो आई थिंक इसमें कोई ये जो स्ट्रेटजी है ये कोई ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। क्योंकि 2016 में हमने देखा था कि डैरिन सैमी अपने आप को अंडर यूटिलाइज करते थे एज ए बॉलर भी और एज ए बैट्समैन भी। इवन दो कि वो बैट्समैन बहुत अच्छे हैं टी20 क्रिकेट में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को ज़्यादा यूज़ नहीं किया और इसके बावजूद वेस्ट इंडीज़ जो है वो टी20 वर्ल्ड कप जीत गया था। तो आई थिंक कि सरफराज खेलें या रिजवान खेलें, जो भी खेलें, आई थिंक पाकिस्तान को ये थोड़ा सोचना होगा कि आपने उनकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं करना और उनको जस्टिफाई करने के लिए अगर आप उनको 3, 4 या 5 के ऊपर खिलाते हैं तो आपके जो कई बेस्ट जो प्लेयर्स हैं वो ठीक तरीके से यूज़ नहीं होंगे। क्योंकि 4 के ऊपर इफ्तिखार की रिसेंटली टी20 क्रिकेट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन थे, अनफॉर्चुनेटली पीएसएल में उनको उस तरह के मौके नहीं दिए गए और उनको बहुत नीचे खिलाया गया था कराची किंग्स में। तो मेरा ये ख्याल है कि इफ्तिखार को 4 पे खेलना चाहिए। 5 के ऊपर शादाब पीएसएल में सेकंड बेस्ट बैट्समैन थे आफ्टर बाबर आजम और जिस तरीके से वो इस टाइम खेल रहे हैं, खासतौर पर जो बैटिंग कर रहे हैं, आई थिंक कि वो डिजर्व करते हैं कि उनको भी 5 के ऊपर खिलाया जाए। 6 के ऊपर खुशदिल शाह, आई थिंक कि इस पीएसएल में जो बेस्ट पावर हिटर थे वो पहले आसिफ अली हुआ करते थे और इस टाइम जो है वो खुशदिल शाह हैं, तो वो भी डिजर्व करते हैं कि उनको प्लेइंग 11 में जगह मिले। उसके बाद इमाद वसीम का हमें पता है कि उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एज ए बॉलर भी और एज ए बैट्समैन भी, अच्छी पावर हिटिंग भी कर लेते हैं। तो वो एक ऐसे बैट्समैन है, अगर खुशदिल शाह 6 के ऊपर आए तो इमाद वसीम 7 के ऊपर आए तो ये दो ऐसे बैट्समैन हैं जो कि आपको आखिरी 5-6 ओवर्स में 50 to 60 रन, 50 to 60 या इससे भी ज़्यादा रन आपको करके दे सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मोहम्मद हफीज़ की। नंबर 3 के ऊपर आई थिंक के हफीज़ की अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखें तो आप मतलब कि थोड़ा सा हैरानगी होती है कि उनकी 80 की एवरेज है पिछले 2 सालों में जो टी20 इंटरनेशनल्स हुए हैं। ज़्यादा मैचेस नहीं हैं लेकिन फिर भी जितना वो खेले हैं 80 की एवरेज है
और उनमें से 6 जो मैचेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ऐसा नहीं है कि वो कोई वीक टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म कर रही हैं। और इस बार पीएसएल में भी उन्होंने एक दो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। एक मैच में उन्होंने 90 ऑड रन की इनिंग्स खेली थी और पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, इनिंग्स को बिल्ड भी कर सकती हैं। फिर बॉलिंग में उनका जो इकोनॉमी है पिछले 2 सालों में वो 6 से कम है। तो आई थिंक कि हफीज़ को अभी भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकता है। और स्पेशली अगर आप हैदर अली को खिला रहे हैं एज एन ओपनर, और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी आपके पास कुछ यंग प्लेयर्स हैं, खुशदिल शाह हैं, शदाब इवन दो 2-3 साल से खेल रहे हैं लेकिन वो भी अभी यंग हैं। इफ्तिखार यंग तो नहीं है लेकिन उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो आई थिंक मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होना चाहिए। शुएब मलिक स्क्वाड में हैं लेकिन आई थिंक के अगर आप हैदर अली को भी खिला रहे हैं, खुशदिल शाह को भी खिला रहे हैं, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा एक टफ डिसीजन लेना होगा और शायद शुएब मलिक की जो है वो जगह ना बने प्लेइंग 11 में। रिसेंटली आई नो कि उनका कमबैक हुआ है, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 50 रन भी किए थे, लेकिन पिछले 2 सालों में अगर हम उनकी परफॉर्मेंसेज देखें T20 इंटरनेशनल्स में तो उनकी सिर्फ 25 की एवरेज है। और उस 25 में से भी एक 58 की इनिंग्स थी बांग्लादेश के खिलाफ। अगर आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके परफॉर्मेंसेज देखें लास्ट 2 ईयर्स में तो तकरीबन 17 की एवरेज है। और स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान ने अगले 2 सालों में 2 वर्ल्ड कप्स खेलने हैं और आपको उन चीज़ों को भी ज़हन में रखना है कि आपका एक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, एक वर्ल्ड कप इंडिया में है। तो आई थिंक कि ये परफेक्ट टाइम है कि पाकिस्तान अब अपनी T20 टीम को बिल्ड करने की कोशिश करे और जो यंगस्टर्स हैं ख़ासतौर पे हैदर अली, खुशदिल शाह, इनको जो है सेटअप में रखे और इनके अराउंड जो है वो टीम को बिल्ड किया जाए और देखा जाए कि ये 1-2 साल में किस हद तक तैयार होते हैं। फिर आमिर वापस आएंगे। आई थिंक के लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में तो आमिर के सिलेक्शन के ऊपर कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। पीएसएल में भी उन्होंने इस बार बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और फिर उसके बाद मेरी टीम में शाहीन अफरीदी इस वजह से नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे बॉलर नहीं है, वो शाहीन अफरीदी इस टाइम आई थिंक पाकिस्तान में ऑल फॉर्मेट्स नंबर 1 बॉलर हैं। अगर आप तीनों फॉर्मेट्स की बात करें तो उनसे अच्छा कोई बॉलर नहीं है। T20 इंटरनेशनल्स में भी ज़बरदस्त बॉलर हैं, वो ODIs में भी और टेस्ट क्रिकेट में भी। लेकिन क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस खेलकर आ रहे हैं, लंबे स्पेल्स किए हैं उन्होंने, तो आई थिंक थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए उनको भी और नसीम शाह को भी। इस वजह से हसनैन आई थिंक के PSL के बेस्ट बॉलर थे, वो सबसे ज़्यादा विकेट्स थी उनकी, तो हसनैन भी डिज़र्व करते हैं कि वो खेलें। और उसके बाद हारिस रऊफ़, जैसा कि हमें पता है कि बिग बैश में उन्होंने बड़े ज़्यादा आउट किए थे। उसके बाद PSL में कुछ उनको इंजरी कंसर्न्स थे, कुछ मैचेस भी उन्होंने मिस किए, लेकिन आई थिंक के क्योंकि एक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में भी है तो पाकिस्तान को हारिस रऊफ़ जैसे बॉलर्स को भी साथ रखना होगा। एक और जो बॉलर आ सकते हैं, मे बी हसनैन की जगह शायद आ सकते हैं या हारिस रऊफ़ की जगह आ सकते हैं, वो वहाब रियाज़ हैं, क्योंकि वहाब रियाज़ थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं और इंग्लैंड में T20 क्रिकेट का उनका एक्सपीरियंस भी है। वो डर्बीशायर के लिए भी खेलते रहे हैं और जब पाकिस्तान 2016 में मैच जीता था मैनचेस्टर में अगेंस्ट इंग्लैंड तो उसमें भी उनके 3-4 आउट थे। और आई थिंक कि वहाब रियाज़ का भी कहीं ना कहीं रोल हो सकता है। लेकिन मेरी जो फर्स्ट चॉइस 11 है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये पसंद आई है या अगर आपके इसके ऊपर कुछ कमेंट्स हैं तो वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपसे जो है वो दोबारा मुलाकात होगी इस सीरीज़ के दौरान में भी, पहले मैच के बाद। होपफुली आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अगर आई हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। आपसे वक्तन फ़वक्तन दोबारा मुलाकात होती रहेगी।